हम्म। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे एमएससीडी इंडिकेटर। हाउ टू यूज दी एमएससीडी इंडिकेटर। व्हाट इज एमएससीडी? एमएससीडी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर यस सर। जी। एमएससीडी इज एन एक्रोनिम फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब ये बेसिकली आपका ना लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर क्यों है आपका ये? मूविंग एवरेजेस होगी ना सर अपनी। तो जहां पे आपके मूविंग एवरेजेस का नाम आता है तो मूविंग एवरेज का मतलब ही लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेजेस का मतलब ही लैगिंग इंडिकेटर है। एमएससीडी इज एन एक्रोनिम फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर बेस इंडिकेटर है। दिस टेक्निकल इंडिकेटर इज ए टूल that is used to identify moving averages that are indicating a new trend, whether it is bullish or bearish. ये है बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है दोस्तों। लैगिंग का मतलब क्या होता है? जब प्राइजेस बहुत ज्यादा एक तरफ चल देते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ चले प्राइजेस, तो ये लेट एंट्री देगा आपको। ये लेट एंट्री देगा, कहेगा कि अब बाय कर लो। तो वो क्या हो गया? आपका लैगिंग इंडिकेटर हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही जब ये नीचे जाएगा प्राइजेस, तब ये बोलेगा भी सेल कर दो, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है बेसिकली। तो ये जब एमएससीडी इंडिकेटर आप लगाओगे तो उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाओगे। इंडिकेटर में जाओगे, आप लिखोगे एमएससीडी। अच्छा, कुछ इंडिकेटर हटाने पड़ेंगे। एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। नाम से ही अगर आप लोगों को पता लग रहा होगा तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है, बताएगा कोई मेरे को? कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? आप में से कोई भी अटेम्प्ट देना चाहेगा कन्वर्जेंस का? मतलब सर एक पॉइंट पे मिलना, कन्वर्ज हो एक पॉइंट पे सिकुड़ना, और डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से बाहर की ओर हाँ, फैलना। कन्वर्ज तो क्रॉस नहीं होगा। डाइवर्जेंस मतलब आरएसआई में जो डाइवर्जेंस समझाया था मैंने आप लोगों को। हेलो, वो डाइवर्जेंस याद है आप लोगों को? आरएसआई में समझाया था ना मैंने डाइवर्जेंस, कि प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, आरएसआई नीचे आ रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये क्लियर समझाया था, आप लोग भूल गए? किसी को भी याद नहीं है? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं डाइवर्जेंस के बारे में। हाँ सर। आदित्य जी, यस सर। हाँ, आपने हैंड रेस किया है। नहीं सर, वो पहले ही किया था। अच्छा, वो 9:15-16 मिनट हो रहा था ना, तो मैं बोला अच्छा, जिसको अच्छा। आना था सर आगे हैं, क्लास चल रही है उसके लिए। आरएसआई का डाइवर्जेंस किसी को भी याद नहीं है? आरएसआई पर डाइवर्जेंस सिखाया था मैंने। चलो, ये बहुत बढ़िया नहीं है तो मेरे को छोड़ो। तो डाइवर्जेंस, ठीक है ना? डाइवर्जेंस बाद में बताऊंगा एमएससीडी में। ठीक है ना? आप लोगों पे मेरे को लग रहा है मेहनत करना यूं ही फिजूल है, बस चलता फिरता काम करो और चलते बनो आगे। यस सर, याद है कन्वर्जन डाइवर्जन। ठीक, बहुत बढ़िया याद है तो सर आपको। मैं यूं ही मेहनत करता हूँ लोगों के साथ, सब ऐसे ही है बदमाश। किसी को काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं करना लाइफ। चलो खैर, आगे से ऐसे ही करूंगा, फटाफट निपटाते हैं कोर्स को। तो ये है एमएसीडी। ठीक है ना? अब इसमें तीन सिस्टम है, तीन पैरामीटर्स हैं आपके। 12 पीरियड का फास्ट मूविंग एवरेज है, 26 पीरियड की स्लो मूविंग एवरेज है। इन दोनों मूविंग एवरेज का निकलता है डिफरेंस, और इसकी जो वैल्यू आती है उसके, जैसे आज की वैल्यू निकली 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज का डिफरेंस, कल की वैल्यू निकली, परसों की वैल्यू निकली, ऐसे बहुत दिनों की वैल्यू निकलती रहती है। तो उनमें की 9 दिन का एक एवरेज मूविंग एवरेज निकालते हैं उसके डिफरेंस का। ठीक है ना? जैसे दिखाता हूँ,
ये जो रेड वाली है ये आपकी 26 पीरियड की मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन वाली है ये आपकी 12 पीरियड की मूविंग एवरेज है। जैसे ये कर्सर है, ये मेरा क्रॉस हेयर बोलते हैं इसको, जो मैं हिला रहा हूँ, मूवमेंट आ रही है इसकी, इसको मैं जिस भी कैंडल के ऊपर लेके जाऊंगा तो उसके दोनों मूविंग एवरेज की वैल्यू आपको यहाँ दिखाएगा। 26 वाली ये है, 12 वाली ये है, ठीक है ना। अब मैं 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज का वैल्यू निकालता हूँ। 26 पीरियड की मूविंग एवरेज है 1.14382। 12 पीरियड की मूविंग एवरेज है -1.14136। अब आप यहाँ पे देखना, इस एमएससीडी वैल्यू पे, ये एमएससीडी वैल्यू देखो और ये देखो आप, सेम निकल गई ऑलमोस्ट। तो ये क्या है, एमएससीडी का मतलब होता है जो स्लो मूविंग एवरेज है और जो फास्ट मूविंग एवरेज है उसके डिफरेंस को एमएससीडी बोला गया है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। The first is the number of period that is used to calculate the faster moving average. Second is the number of period that are used in slower moving average. And third is the number of bar that are used to calculate the moving average of the difference between the faster and slower moving average. ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका मूविंग एवरेज का डिफरेंस निकल गया, ठीक है। एमएससीडी क्या होता है, मूविंग एवरेज का डिफरेंस होता है। और जैसे ही ये क्रॉसओवर होगा यहाँ पर, जैसे ही देखो यहाँ पे ये दोनों मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रही है। अच्छा ये मूविंग एवरेज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, एमएससीडी की सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एमएससीडी की वैल्यू है। एमएससीडी की वैल्यू का मतलब क्या है, 12 और 26 की मूविंग एवरेज का डिफरेंस। और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये क्या है, ये 9 पीरियड की मूविंग एवरेज है। जो डिफरेंस निकला है एमएससीडी का 12 और 26 पीरियड का, उसके डिफरेंस का एवरेज है, ठीक है ना साहब। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एमएससीडी लाइन है, और ये जो सिग्नल लाइन है, ये आपकी जो सिग्नल लाइन है ये क्या है, मूविंग एवरेज है पिछले 9 दिन की इस एमएससीडी की, इस एमएससीडी की पिछले 9 दिन की। जैसे मान के चलो आज की एमएससीडी की वैल्यू निकली 0.00245, कल के एमएससीडी की वैल्यू निकली 0.002102, उससे पहले एमएससीडी की वैल्यू निकली 0.002010। तो ऐसे पिछले 9 दिन की मूविंग डेटा को ये कैलकुलेट करेगा, ऐड करेगा और उसको 9 से भाग दे देगा, तो पिछले 9 दिन की एवरेज आ जाएगी एमएससीडी वैल्यू की। किसका माइक ऑन है ये यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है। शिवानंद जी अपने माइक को प्लीज बंद रखें, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। तो ये ऑरेंज कलर का जो लाइन है ये एवरेज लाइन है। तो अगर एमएससीडी लाइन इस अपने पिछले 9 दिन के एवरेज से अगर ऊपर ऊपर चलती है तो इसका मतलब बुलिश है, और अगर ऊपर से नीचे चलती है तो बेयरिश है, तो बेयरिश है। ऐसे ही ये मूविंग एवरेज एमएससीडी लाइन अगर पिछले 9 दिन के पीरियड से ऊपर चलती है तो बुलिश है, नीचे आती है तो क्या है, बेयरिश है। अब जब ये क्रॉसओवर देती है, जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर दिया तो नीचे आपका रेड कलर का हिस्टोग्राम बन जाता है। जैसे बुलिश क्रॉसओवर दिया ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम बन जाता है। ये बीच वाली लाइन जीरो लाइन है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि कुछ जगह पे आपके छोटे छोटे हिस्टोग्राम बन रहे हैं और कुछ जगह पे ये बड़े बड़े हिस्टोग्राम बन रहे हैं। ये किस कारण से बन रहे हैं, जितना बड़ा आपका डिफरेंस होगा, जितना बड़ा इन दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस होगा, उतने बड़े बड़े आपके बार्स बनते चले जाएंगे, उतने बड़े बड़े आपके बार्स बनते चले जाएंगे। जितना इनके बीच में डिफरेंस होगा, जितना इनके बीच में डिफरेंस होगा उतने बड़े बड़े बार्स बनते चले जाएंगे। जितना डिफरेंस देखो कम है उतने छोटे छोटे बार्स आपके बन रहे हैं, ठीक है।
जितना बड़ा कन्वर्जेंस है, क्रॉसओवर है जितना बड़ा, उतने बड़े बार्स। बात समझ में आई? जी जी। अब एक और इसकी प्रोडिक्शन होती है कि अगर दोनों लाइनें, एमएससीडी लाइन और जो ये दूसरी एवरेज वाली लाइन है, ऑरेंज कलर वाली लाइन, अगर दोनों जीरो पीरियड, ये बीच वाली जीरो लाइन है, जीरो पीरियड है, मिडिल लाइन बोलते हैं उसको अपन, तो अगर ये दोनों लाइनें जीरो लाइन के नीचे आ जाती हैं तो बेरिश सिग्नल होता है कि भाई अब बेरिश सिग्नल है, अब आप इसको सेल कर दो। तो आप देखोगे आपने यहाँ पे सेल किया होता तो अभी तक ये जीरो लाइन के नीचे चल रहे हैं प्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों लाइनें ऊपर आ गई जीरो लाइन के, तो ये बुलिश सिग्नल है, ये बुलिश सिग्नल है, प्राइजेस ऊपर आ गए। यहाँ पे दोनों लाइनें नीचे आ गई तो यहाँ से यहाँ तक ये बेरिश सिग्नल रहा है। अब कई बार जब आप YouTube देखोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जीरो लाइन के नीचे अगर बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है तो यहाँ पे बाय कर लो, और बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है तो यहाँ पे सेल कर दो। तो यहाँ पे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि यहाँ पे हमने बाय किया, इतना भग गया, यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे गिर गया। लेकिन कई बार क्या होगा, कई बार ये देखो ये बियरिश बुलिश क्रॉसओवर दिया, काम नहीं किया। कई बार ये बियरिश क्रॉसओवर दिया, काम नहीं किया, ऊपर भग गया, फिर नीचे क्रॉस मारा, फिर काम नहीं किया, ऊपर भग गया। तो ये हर बार काम नहीं करेगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है काम करने का कि दोनों लाइनें, जैसे कि मान के चलो ये दोनों लाइनें यहाँ पे ऊपर चली गई, ये दोनों लाइनें यहाँ पे ऊपर चली गई। अब आप देखो कि इस कहाँ पे ऊपर गई हैं, यहाँ पर ऊपर गई हैं। इससे पहले कोई हाई था क्या? ये वाला हाई था। तो जैसे इसका हाई कटेगा हम बाय में बैठ जाएंगे, और इससे पहले का जो स्विंग लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जितना इसका डिस्टेंस होगा उसका दो गुना हमारा टारगेट होगा। अगर ये डिस्टेंस मान के चलो आपका 1536 और 1407, यानी 136 पिप का डिफरेंस है, तो कम से कम 200 पिप का डिफरेंस आपका होगा। ऊपर देखो कितना मारा है इसने, 1737 मारा है इसने, तो 200 पिप इसने कम से कम ऊपर मारा है। तो अगर 100 पिप का डिफरेंस हो तो हमेशा 200 250 पिप मत लेना, 150 1:1.5 ले लेना, 150 पिप ले लेना। तो इतना मूवमेंट कर दे वही बहुत है। ठीक है ना? अब जैसे ये आपका नीचे गया है, दोनों लाइनें यहाँ पे नीचे गई हैं, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट करते इसको। अब इतना बड़ा आपका एसएल होता, इतना बड़ा आपका एसएल होता, फिर क्या होता प्राइजेस, फिर प्राइजेस ऊपर गए, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर बना, लेकिन दोनों लाइनें अभी ऊपर नहीं गई, ऊपर जाके फिर ये वापस नीचे आए। तो यहाँ से स्टॉप लॉस को हटा के अब यहाँ पे नीचे उतार लेके आओगे, ये आपका स्टॉप लॉस है। फिर ये वाला स्टॉप लॉस ले लो कल के हाई का। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग कर सकते हो इसके अंदर, एमएससीडी के अंदर। वैसे देखा जाए तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है, तरीके से काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर आपको मिल सकता है। इस अमेजन, हालांकि इसको दो तीन इंडिकेटर से और कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा, तो इसमें आप स्ट्रेटेजी बना के लेके आओ। बाद में स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। पहले आप लोग कुछ करो, निहाल करो, कुछ लगता है कुछ आप लोग कुछ कर पाओगे तब मैं इसमें स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अदरवाइज मैं भी इसमें स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ बना के नेक्स्ट क्लास में लेकर आओ। ठीक है? कोई क्वेरी यहाँ तक एमएससीडी के अंदर? अब एमएससीडी में एक कॉन्सेप्ट आता है डाइवर्जेंस का, जो मैंने आपको आरएसए में सिखाया था लेकिन आप लोगों ने नहीं सीखा, तो मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर एक ट्रेड लिया था, हाँ। बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, उसका आपको चार्ट भी सेंड किया था। नहीं, मैं सर आपने बैंक निफ्टी का भेजा, मैं बैंक निफ्टी एंटरटेन नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं फॉरेक्स सिखा रहा हूँ, तो फॉरेक्स के चार्ट भेजो आप। नहीं, उसके ट्रेड लिया था वो डाइवर्जेंस के ऊपर। कोई नहीं, आप फॉरेक्स का चार्ट भेजोगे मैं एंटरटेन करूंगा सर। ओके सर। क्योंकि अपन इंडियन मार्केट नहीं पढ़ रहे अभी। इंडियन मार्केट अगर आपको पढ़ना है तो आप अलग से फीस देके मेरे से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज जी से बात कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे। ये देखो ये हायर हाई बना आपका जीबीपी के अंदर, ये लोअर लो
बना MACD के अंदर, ये बना आपका नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, कई बार इंडिकेटर के अंदर डबल बॉटम बन जाता है और प्राइजेस के अंदर लोअर लो बनते हैं, तो ये भी आपका डाइवर्जेंस होता है एक तरह का। तो ये भी आप डाइवर्जेंस का काम करोगे कि प्राइजेस नीचे जा रहे हैं लेकिन मोमेंटम में नीचे जाने से मना कर दिया है, तो अब यहाँ से बाजार पलट सकता है, तो ये डाइवर्जेंस का काम करता है। तो इस तरीके से आप डाइवर्जेंस देख सकते हो आप। कोई और क्वेरी आप लोगों की? तो डाइवर्जेंस एक बार रिटर्न बताओ ना जरा। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है सर, प्राइजेस नए हाई बना रहे हैं लेकिन इंडिकेटर आपका लोअर हाई बना रहा है, इंडिकेटर साथ जाने से मना कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। यहाँ मतलब प्राइजेस डाइवर्ट नए लो करता है क्या बना रहा सर? है, और डाइवर्ट मतलब कि इंडिकेटर नीचे जाने से मना कर रहा है। मतलब अपन कहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मैं कहूंगा मैं नहीं कर रहा खुदकुशी, तो क्या हो गया? डाइवर्जेंस हो गया ना। आपके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। जी जी जी। तो ये इंडिकेटर की कहानी है। इंडिकेटर कह रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर, कि तुम नीचे कूदना चाहते हो, मैं नहीं कूदना चाहता भाई नीचे, मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है। तो मोमेंटम जहाँ पे होगा वहीं प्राइजेस जाएंगे। ये प्राइजेस देखो बाद में ऊपर चले गए आप। यहाँ प्राइजेस मोमेंटम ने नीचे जाने से मना कर दिया, इंडिकेटर ने नीचे जाने से मना कर दी। ठीक है, यस सर, ओके। ये देखो प्राइजेस ने नए हाई बनाए, MACD ने नए लो बनाए, डाइवर्जेंस। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे चैनल से टूटा, प्राइजेस नीचे गिरना चालू हुए। समझ में आया आपको? दोस्तों ये मीटिंग 4 साढ़े 4 मिनट में एंड हो जाएगी मेरे बोलते बोलते, तो कृपा करके वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं दूसरे इंडिकेटर की तरफ अपन चलते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है आपका ADX। -DI है आपका रेड लाइन, और ADX है आपका ब्लू लाइन। अब जो ADX है, एक बार को ADX को समझते हैं है क्या? दोस्तों ये जो ADX वाली लाइन है ना, ये आपको बताती है स्ट्रेंथ। क्या बताती है आपको? स्ट्रेंथ बताती है आपको। ये आपको बताती है स्ट्रेंथ कि बाजार में ये आपको बाय सेल सिग्नल नहीं देगी, ध्यान रखना। ADX आपको बाय और सेल सिग्नल नहीं देगा आपको। सभी लोग आगे दोस्त? ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो ADX है ना इंडिकेटर, ये आपको बाय सेल सिग्नल नहीं देता, ये आपको बताता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में। अब हमारे पास ट्रेंड दो तरह के होते हैं, या तो अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो उस ट्रेंड के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको ADX बताता है। वो आपको स्ट्रेंथ बताता है। अब इसके स्ट्रेंथ के कुछ पैरामीटर हैं। वैसे तो इसमें कहा जाता है कि 20 के ऊपर अगर चल रहा है, 20 के ऊपर अगर ADX चल रहा है, तो उस जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे ऊपर का चल रहा हो चाहे नीचे का चल रहा हो, उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो 20 की डॉटेड लाइन है, ये बता रहा है कि अगर प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, और ये अगर ADX ऊपर जा रहा है, 20 के ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये इसमें ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है। और अगर 20 के नीचे आ रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको ये प्रॉब्लम आती है ना अब तक कि सर हम ये कैसे डिफाइन करें कि बाजार साइडवेज है क्या है? तो ये आपको EDX बताएगा। EDX अगर आपका 20 के नीचे है, तो इसका मतलब साइडवेज मार्केट है, नो ट्रेडिंग जोन। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। अगर बाजार प्राइजेस ज्यादा गिरने लग गए, EDX ऊपर गया, इसका मतलब प्राइजेस हैविली गिरेंगे। पीछे आ जाओ थोड़ा सा। ये देखो, जब EDX आपका 20 के नीचे था, यहाँ पे इस जोन को देखो,
तो ये क्या था आपका, नो ट्रेडिंग जोन था आपका, ऊपर नीचे मार रहा था बाजार। जब प्राइसेस ने तेजी पकड़ी, जब ये ऊपर गया तब बाजार ने तेजी पकड़ी। अभी ऊपर जाने का मतलब ये नहीं प्राइसेस ऊपर जाएंगे, नहीं, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो ये बता रहे ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है। फिर देखो यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज जोन में आया। तो इसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो कि प्राइजेस मान के चलो ऊपर चले, एडेक्स भी आपको ऊपर चला गया, कंफर्मेशन हो गया। अब आप क्या करो कि 20 के नीचे जैसे ही एडेक्स की वैल्यू आ जाए 20 के नीचे, तो आप समझ लेना कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी थोड़ा सा रुकावट हो रही है। जैसे ही यहां से ब्रेकआउट देगा दोबारा प्राइजेस और एडेक्स की वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी, तो समझ लेना कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट है और यहां से भी एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों एडेक्स का। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना। अब इसमें बाय सेल सिग्नल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एडीएक्स के अंदर वेलेस फिल्टर साहब ने 2 इंडिकेटर बना दिए, प्लस डीआई माइनस डीआई। अब होने को तो देखो एडीएक्स के अंदर बहुत सारे पैरामीटर हैं कि 25 से ऊपर रहेगा तो तेजी है, 40 पे जाएगा तो और तेजी है, 50 पे एक्सट्रीम मतलब खत्म हो जाएगा स्ट्रेंथ, 50 इसकी लास्ट है या वहां पे ओवर पावर्ड है। तो ये सब कचरा वाली बातों में अभी हम नहीं फंसेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतने पे ध्यान दो बस, नहीं तो परेशान हो जाओगे। इसके पैरामीटर को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, एडेक्स के पैरामीटर को 7 कर दिया। और हम जो इसके अंदर की सेटिंग है मिडिल लाइन, इसको हम 30 कर देते हैं, एक बार को 30 कर देते हैं, थोड़ा सा हमारा समझ में आएगा सेफ्टी। अब ये देखो एडेक्स के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, हटा देता हूँ एडेक्स को। अब देखो यहाँ पे 2 लाइनें हैं, एक ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, एक ये रेड लाइन दिख रही है। अगर रेड लाइन कल को ऊपर है, ग्रीन लाइन के ऊपर अगर रेड लाइन है, तो मतलब ये सेल सिग्नल है, और ग्रीन लाइन अगर ऊपर है तो ये क्या है, बाय सिग्नल है। ठीक है, क्लियर है मैटर? हेलो? यस सर। यस ठीक सर। है। यस सर। अब इसको हमें ट्रेड करना कैसे है, एडेक्स लगा देता हूँ। देखो हमें हमेशा स्ट्रेंथ को पकड़ना है, हमें हमेशा स्ट्रेंथ को पकड़ना है। अब यहाँ पे देखो मेरे को मिला सेल सिग्नल, यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर आई, मेरे को मिला सेल सिग्नल, लेकिन मेरी एडेक्स क्या है, एडेक्स की वैल्यू मेरी नीचे चल रही है। जब एडेक्स की वैल्यू 30 को काटेगी, कहाँ काटा 30 को इसने, इस कैंडल पे, इसके अगले कैंडल पे, तब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि अब जो है इस सेल सिग्नल के अंदर स्ट्रेंथ आई है, और मैं अब इस कैंडल के लो के नीचे सेल हो जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो बाय सिग्नल आया, लेकिन जैसे ही बाय सिग्नल आया एडेक्स की वैल्यू कहाँ आ गई, 30 के नीचे आ गई, यानी कंसोलिडेशन जोन में आ गई। ये देखो कंसोलिडेशन जोन में आ गई। लेकिन अभी भी क्या चल रहा था, डीप आई प्लस और डी आई माइनस, अगर देखें तो ये बाय सिग्नल दे रहा था। और जैसे ही एडेक्स की वैल्यू वापस 30 के ऊपर गई, इसका मतलब अब बाय के अंदर स्ट्रेंथ आनी चाहिए। कहाँ गई, यहाँ पे गई ऊपर। लेकिन जिस कैंडल के ऊपर गई उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले 2 कैंडल ऑलरेडी बने हुए थे, यानी इनका हाई कटना जरूरी था, तभी हम बाय में जाते। क्योंकि हमारी यहाँ से क्या चल रही है, यहाँ से हमारी सेल पोजीशन चल रही है अभी, और इसके ऊपर जाते हैं बाय में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, बाय सिग्नल दे दिया और एडेक्स वैल्यू कहाँ गई, ऊपर आ गई। लेकिन अभी हम बाय में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों कैंडल का हाई नहीं कटा। और ये देखो प्राइसेस नीचे आ गया प्राइसेस नीचे, अभी तक सेल सिग्नल चल रहा है। अब ये देखो जहां उसने बाय सिग्नल दिया, यहाँ पे देखो जहां बाय सिग्नल दिया वहां एडीएक्स क्या कर रहा था, नीचे गिर के आ रहा था।
अभी तक देखो ये सेल सिग्नल चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, लेकिन एडेक्स क्या हो रहा था, नीचे गिर के आ रहा था। तो अभी तक ये सेल में ही बना हुआ है, बाय में नहीं गया है। अब देखो यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, अब यहाँ पे देखना एडेक्स नीचे से ऊपर जा रहा है। कहाँ गया एडेक्स नीचे से ऊपर, यहाँ पे गया। तो इस कैंडल के ऊपर हम बाय में हो गए, यहाँ पे बाय में गए। जीबीपी रिट्रेसमेंट कर रहा है, एडेक्स नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एडेक्स कैसे नीचे आए और वापस ऊपर चला जाए और प्राइजेस ऊपर चले जाए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे सेल सिग्नल बन रहा है वापस। तो एडेक्स अगर नीचे आके ऊपर गया और यहाँ पर रेड लाइन अगर ऊपर चली गई पूरी तरीके से, तो यहाँ पे दोबारा सेल सिग्नल बन जाएगा जीबीपी यूएसडी के अंदर। बात आ गई समझ में, किसको नहीं आई समझ में? यस सर, समझ में आ गई। कोई ऐसा व्यक्ति इसको नहीं आई समझ में? तो एडीएक्स बेसिकली आपको ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब ये देखो, इस कैंडल के ऊपर इसने बाय करा दिया आपका यूरो यूएसडी। क्यों? क्योंकि डीआई प्लस यहाँ पे बाय में चला गया था, एडीएक्स नीचे से उठ के बाय में ऊपर गया है, 30 का लेवल काटा है, यहाँ पे बाय है। अब हो सकता है एडीएक्स धीरे धीरे नीचे आ जाए, प्राइजेस भी नीचे आ जाए, फिर वापस एडीएक्स उठ के ऊपर चला जाए, तो प्राइजेस भी उठ के ऊपर चले जाएंगे वापस। अगर रेड कैंडल, ये रेड लाइन अगर ऊपर चली गई और ग्रीन लाइन नीचे आ गई और एडेक्स नीचे से ऊपर गया, तो ये वापस सेल सिग्नल में आ जाएगा, ये समझ लेना। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले देखो डी प्लस डी आई माइनस और डी आई प्लस, देखो यहाँ पे देखो रेड लाइन ऊपर है, उसके बाद क्या हुआ, एडेक्स ऊपर गया, इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट कराया, शॉर्ट कराने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, जैसे यहाँ पे बाय कराने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे रहा है और फिर नीचे बाजार, ठीक है ना। तो ये बड़ी काम की चीज है, इसको अगर तरीके से यूज करोगे तो बहुत जबरदस्त पैसा आपको देगी। और बताएं, क्लियर है? यस सर। तो आपको अब एडीएक्स और जो मैंने एमसीडी बताई है उसकी प्रैक्टिस करनी है, उस पर स्ट्रेटेजी बना के लाओगे बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से दोनों इंडिकेटर खत्म हो गए आपके। अब आपकी क्लास जो होगी परसों होगी संडे को, उसका टाइमिंग आप बता दें मेरे को। सर सुबह लगे सर, सुबह कितने बजे? टाइम पहले दीजिए सर। 8-9 हाँ? बजे जो भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं 9 बजे रख लेते हैं सब, ताकि 8 बजे तो कोई उठता नहीं है, मैंने पहले भी करके देखा है। 9 बजे शायद सभी उठ जाएंगे, तो 9 बजे क्लास करेंगे अपन। दोनों ठीक है इंडिकेटर सर। को आप अच्छे से समझ लो, देख लो, कोई भी दिक्कत है संडे को पूछ लेना, नहीं तो हम आगे चलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो ओके गाइस।